बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कर्नाटक चुनाव में लिंगायत समुदाय सियासत के केंद्र में बन गया। लिंगायत वोट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिंगायत नेताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी को लिंगायत विरोधी करार देने के कांग्रेस के दावे का जवाब देने के लिए चुनावी राज्य कर्नाटक में लिंगायत मुख्यमंत्री अभियान शुरू करने की वकालत की है। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 17% है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग राज्य के उत्तरी हिस्सों में हैं। बीजेपी इन्हें अपने मजबूत समर्थक वर्ग के तौर पर देखती है। वरिष्ठ लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस तभी से बीजेपी पर लिंगायतों के साथ अन्याय करने और उसके लिंगायत विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इसके मद्देनजर सत्तारूढ़ पार्टी नुकसान से भरपाई की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी के लिंगायत नेताओं ने बुधवार 19 अप्रैल को की शाम को कर्नाटक के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास पर एक बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए सुझाव दिया गया कि पार्टी को लिंगायत समुदाय के नेता को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहिए और मजबूती से यह अभियान चलाना चाहिए। ऐसे में उसके सत्ता में आने की स्थिति में अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय का ही होगा। इस बात की मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 20 अप्रैल को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पुष्टि की। इस मौके पर बोम्मई ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1967 के बाद से पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस ने वीरेंद्र पटेल के 9 महीने के कार्यकाल को छोड़कर किसी लिंगायत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों, लिंगायतों और पिछड़े वर्गों को धोखा दिया। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर नीरज जैन जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मनोज जी आपके साथ करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को लिंगायत नेता की जरूरत ज्यादा अब नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने की एक रणनीति पर काम अब करना शुरू कर दिया है? क्या आप लोगों को लगता है कि अगर लिंगायत फेस को आगे नहीं रखा गया तो कर्नाटक में सरकार बनाना मुश्किल है? नहीं है, क्योंकि ये समुदाय 17% है वहाँ पर, और आप समझते हैं कि 17% बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। तो अब चूंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम हर धर्म और जाति वर्ग के व्यक्तियों को साथ लेके काम करने की बात करते हैं। तो ये भी देखिए, आप ना उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर हमने ये सब जाति धर्म की चीजों को छोड़ के मुद्दों पे चुनाव हुआ और सुरक्षा पे चुनाव हुआ और सब चीजों पे चुनाव हुआ, तो चीजें रिपीट होकर दोबारा सरकार बनाई गई। तो वहाँ पर भी रिपीट होने की बिल्कुल तैयारी है। जो मुद्दे हैं वहाँ के, उन मुद्दों पे चुनाव होगा और करप्शन पे चुनाव होगा। जो करप्शन की हालत की आप देख रही थी, क्या हालत रही हुआ करप्शन की, तो और सुरक्षा की बात हम लोग करें तो उसी के हिसाब से चुनाव होगा। और हमने जो काम किया, बाकी सब बातें तो कर लेंगे सर, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर कि आप लोग जो हैं वो लिंगायत विरोधी है, उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, हम कहाँ से विरोधी हो गए, आप बताइए। हम लोग तो अब जो मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था वहाँ पे कि इस समुदाय के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग बड़ा उठा के कदम उठाया और की। तो ऐसा नहीं है, विरोधी नहीं है कि तो कांग्रेस की चाल है ये एक ऐसा अफवाह फैलाना चाहती है जिससे कि जो है एक चीज खड़ी की जाए। ठीक है रत्नाकर जी, ये क्या हवा आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये ऐसे माहौल बनाने की कोशिश की जाती है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाए? अब ऐसे में आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो लिंगायत विरोधी है? देखिए नेहा जी, आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भागम भाग मची है कर्नाटक,
इसमें ये आरोप लगाना इनका लाजमी है कि हम जो है झूठा आरोप लगा रहे हैं इस तरह से। अगर लिंगायत समाज के ये इतने बड़े हितैषी थे तो इनके कद्दावर नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6 बार के एमएलए रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, इतने बड़े कद्दावर नेता जो है जगदीश शेट्टार के क्यों कांग्रेस में शामिल है? क्यों पूर्व मुख्यमंत्री जो है लक्ष्मण साथी जी हमारे पार्टी में शामिल हो गए? तो ये समाज तो इनके यहाँ भागम भाग मची है, उसके लिए इनका कहना लाजमी है, ये कह सकते हैं। लेकिन आज जो ये बात कर रहे हैं करप्शन की, आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है करप्शन का ही कर्नाटक में है। आप देख लीजिए जिस तरह से ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार का जो है जनादेश का अपमान किया, वो आज जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप देख रही हैं कि एक सर्वे भी आया है, सर्वे में भी ये स्पष्ट तौर से इनके ही बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा 50 से ज्यादा बीजेपी के विधायक कर्नाटक में आने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह आरोप जो है भाई साहब मेरे लगा सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आज चरम पे है। अभी बात कर रहे थे, जब करप्शन की बात कर रहे थे मनोज भाई, मैं बता दूं कि करप्शन के जो सरताज कह सकते हैं हम, जो इनके तमाम नेता वहां पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने 8-8 करोड़, अभी कुछ दिन पहले ही 8 करोड़ एक विधायक के लड़के के यहाँ पे 8 करोड़ मिलता है। और ये कर्नाटक की जो सरकार ये चला रहे थे वो 40% कमीशन वाली सरकार है। ठीक है, और 40% ठीक है, पहले लिंगायत पे बात कर लेते हैं, फिर आएंगे भ्रष्टाचार पे भी आएंगे सर, भ्रष्टाचार पे भी तफसील से चर्चा करेंगे। मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो अब हाल ही में तस्वीरें जो देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं कर्नाटक में, वो आपके लिए तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं देते। अब ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार छोड़ के गए हैं, कह रहे हैं इस वजह से भी आप लिंगायत विरोधी हैं, आप लोग लिंगायतों के साथ भेदभाव करते हैं। इससे पहले लक्ष्मण सावदी ने छोड़ा, वो भी झटका आप लोगों के लिए था। तो यानी कि लिंगायत के साथ ऐसा व्यवहार आप करते हैं कि जो नेता है वो छोड़ के जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अब पसंद नहीं है। नेहा जी, आपने देखा होगा जब चुनाव फिर से होता है तो बहुत से लोग इस दल से उस दल से और उस दल से उस दल में ये सब आम बात है और प्रक्रियाएं सब चलती रहती है। और आप हर व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज को। नहीं तो वो छोटे मोटे नेता नहीं है ना, मुख्यमंत्री रहना किसी स्टेट का, और वो आपकी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, तो और उसके अलावा भी कई अहम पदों पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। मतलब भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कदर नहीं है, सीनियर नेताओं को पूछा नहीं जा रहा है, क्या इसके मायने क्या निकाले? नेहा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ये बताइए कि सीनियर नेताओं की जो कद्र भारतीय जनता पार्टी में है या कार्यकर्ताओं की जो वैल्यू भारतीय जनता पार्टी में शायद ही किसी पार्टी में हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा क्या? नहीं, अब नेहा जी, अब आप ये यहाँ वहाँ का लोकल एक मुद्दा वो चीजें हैं कुछ जो कि अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो आगे प्रभारी हैं और पूरे मामले को वॉच कर रहे हैं। अब वो जाने का मतलब कुछ ज्यादा मांग रहे थे, जिस पार्टी तैयार नहीं थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो जो है अपने परिवार के लोगों को टिकट मांग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। जो कार्यकर्ता है, जिसने मेहनत की है, जो कैपेबल है, उसको टिकट मिलता है। आप नहीं कि एक परिवार के कार्यकर लोगों को या एक ही परिवार को बढ़ा दें, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से चलने वाला काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पूरी इज्जत सम्मान, नहीं, ये सिस्टम से चलने का काम आप लोग करते हैं, लेकिन वही सिस्टम छोड़ के नेता जब दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले? इसके मायने ये निकाले कि आप लोग जो है वरिष्ठ नेताओं को पूछते नहीं हैं, उनको टिकट से वंचित रखा जा रहा है। क्योंकि न सिर्फ जगदीश शेट्टार की तरफ से कहा गया, ये लक्ष्मण सावदी ने भी कहा कि टिकट मिलने की नहीं मिलने की वजह से उनको दूसरी पार्टियों में जाना पड़ रहा है। यानी कि आप लोग आप अपने परिवार के लिए सबके लिए टिकट मांगेंगे तो कैसे दे देंगे पार्टी? आप मुझे बताइए भाई। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा। नहीं तो किसके लिए आपने टिकट दी? किसके लिए आपने टिकट दी? परिवार किसकी मांग कर रहे थे? नहीं, वो अपने पुत्र के लिए मांग कर रहे थे और कुछ लोगों के लिए मांग कर रहे थे। तो जो पार्टी के लोगों ने मना कर दिया कि ठीक है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे संभव है वहाँ देने की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जिसने पार्टी खड़ी की है, जिसके दम पे है, वहाँ पे पोलिंग बूथ पे जो वोट डालने की बात की जाती है, यहाँ पर हम लोग उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पूरी कमेटी है इसमें। एक व्यक्ति इसको डिसाइड नहीं करता। एक व्यक्ति के कहने पर
जाएगा या हो जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड कमेटी बैठती है, वहाँ पर टिकट डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, लिंगायतों को यहाँ पे संतुष्ट करेगी कांग्रेस, ऐसा कैसे तय होगा? क्या पैमाना है इसका? अब आपके पास तो चले गए नेता, अब कैसे संतुष्ट किया जाएगा? देखिए नेहा जी, अभी हमारे आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। हमारे मित्र ने 3 बातें कही है, उन 3 बातों पे मैं थोड़ा अपना जवाब देना चाहता हूँ जो ये आरोप है। पहली बात तो ये कह रहे थे कि ये आम बात होती है, चुनाव में इधर उधर लोग जाते हैं, ये आम बात है। मैं अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, ट्विटर पे जाके देख भी लेंगे। इनके एक पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है केसी ईश्वरप्पा, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था भ्रष्टाचार। इनके ही पार्टी के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने आरोप लगाया था कि 40% कमीशन मांगते हैं ये, और उसने आरोप लगाने के बाद जो है वो सुसाइड तक कर लिया था। और बाद सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद जो है राज्य का जो ठेकेदार संघ है कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। केसी ईश्वरप्पा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी उस वीडियो में देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं केसी ईश्वरप्पा को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप पार्टी के साथ खड़े रहिए और आप कोई भी बगावती रुख नहीं अपनाइए। तो कोई ये आम बात है आज कर्नाटक में कि प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वयं फोन करना पड़ रहा है एक पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को? तो ये कोई आम बात नहीं है। आपकी सत्ता वहां पे खिसकती नजर आ रही है और फूट जो है चरम पे। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हम सीनियर नेताओं को बहुत तवज्जो देते हैं, इज्जत देते हैं। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अटल आडवाणी जी को ले लीजिएगा और मनोहर जोशी जी को ले लीजिएगा। दोनों जी देख लीजिए किस तरह से इन्होंने एक अलग से सीनियर नेताओं को जिनको दरकिनार करना है उनको एक मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट कर दिया है। तीसरी चीज ये बोल रहे थे कि परिवारवाद हमारे पार्टी में नहीं है। भाई साहब, अभी आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए कर्नाटक का, उसमें 35 ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाई भतीजावाद से ग्रसित हैं। आप किस भाई भतीजावाद की और डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? आपको गिनाना शुरू करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम उन सारे नेताओं के लिस्ट में दे सकता हूं जिसमें भाई भतीजावाद देखने को साफ तौर से मिल रहा है। ठीक है, चलिए मैं नीरज जी का रुख करती हूँ, फिर मैं लौटूंगी। नीरज जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए अभी जो फिलहाल माहौल नजर आ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक की जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ा रहा है क्या? क्योंकि एक के बाद एक नेता अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज रही है क्या? या फिर जो नेता है वो समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनने वाली? एक बात तो साफ है कि भ्रष्टाचार और झूठे और बेईमानी के प्रतीकों से पूरी जनता जो है त्रस्त है। चाहे देश में अडानी वाला मैटर हो, चाहे यहाँ 40% कमीशन वाला मैटर हो, और ये 40% कमीशन के मैटर ने कर्नाटक की छवि को पूरे देश में धूमिल किया है। इसका इससे प्रमाण मिलता है कि जैसे हिमाचल में भी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी विधायकों को उनको फोन कर करके कह रहे थे, और उसी प्रकार से आज भी येदियुरप्पा के बेटे को इन्होंने आज फोन करके प्रधानमंत्री जी कह रहे। स्थिति आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बुरी स्थिति है। और सबसे बड़ी बात तो कि जिस तरह से जेपी नड्डा जी कर्नाटक में भाषण दे रहे हैं, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे ऑफ एनी पॉलिटिशियन। ये तो मतलब धमकी भरे अंदाज में है। और इसमें जो अपने यहाँ की जमीन नहीं बचा पाए हिमाचल की, कर्नाटक क्या बचाइए? कर्नाटक में तो आप समझ लीजिए भाजपा खत्म हो गई लगभग, ये स्थिति है। और ये जो बार बार लिंगायत की दुहाई दे रहे हैं, लिंगायत की दुहाई की तो ये इन्होंने तो नहीं शेट्टार को रोक लिया था, जो नहीं इनकी पार्टी से सब पलायन कर रहे हैं उस पर रोक लिया था। ये बात सही है कि 17% जो है बहुत बड़ी आबादी होती है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा, लेकिन वो कर्नाटक के लोग जो है किसी प्रकार के वाद से नहीं होते। वो बिल्कुल बहुत साफ एक बहुत क्लियर मैंडेट जो है अगर भाजपा के खिलाफ जाएगा। कि कह रहे हैं जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल कर्नाटक के मद्देनजर, क्योंकि चुनाव तो बहुत दूर नहीं है, इससे पहले जो नेता आप लोगों को छोड़ कर गए हैं वो क्या स्थिति को भाप गए हैं? इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से निकली, कह रहे हैं कि उसके बाद माहौल जो है एकदम बदल गया। क्या जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं देखिए हम तो लिंगायतों का विरोध नहीं करते, उनको उतनी ही इज्जत देते हैं, तो फिर क्या ये स्थिति को भाप गए हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है? जी,
कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी भाग गए थे। ठीक है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी लोग भाग गए थे और पार्टी छोड़ छोड़ कर भागने लगे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, दारा सिंह चौहान और क्या नाम है, धर्म सिंह सैनी, ऐसे लोग जो बहुत सारे लोग थे जो पार्टी छोड़ के चले गए थे और जो इतने लंबे लंबे दावे कर रहे थे कि हम लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं और मिटाते हैं और सब कुछ करते हैं। आज कहाँ है वो लोग? आज कोई नाम लेने वाला नहीं है उनका। आज वो ऐसी अच्छी राजनीति करते हैं किसी दूसरे की पिच पर बैठकर कि हमें कुछ करना ही ना पड़े। तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है और पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आज कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस वहां पर अतीक अहमद का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस वहां पर ऐसे मुद्दे उठा रही है। तो आप उठा लीजिए, आप उठा लीजिए। आवश्यकता नहीं है, नहीं आप उठा लीजिए। मुद्दे उठाने में दिक्कत है क्या? आप उठा लीजिए। नहीं नेहा जी, हम तो करके दिखाने वाले लोग हैं। हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो करके दिखाते हैं, जिसके लिए जो जनता के दिल में भरोसा पैदा जो करता है सर, उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो करता है वो जनता को पता है किसने कितना किया है। जरूरत होती है क्या बताने की है, जताने की कि हमने कितना किया है? वही उसी बेस के ऊपर तो हम कहते हैं। नहीं तो आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? अतीक का मुद्दा उठाए, किसी का भी मुद्दा उठाए, कांग्रेस पार्टी का ये खुद का फैसला है, कोई भी मुद्दा उठाए। लोकतंत्र में ये अधिकार तो है ही ना, आपको भी है। कोई भी मुद्दा उठाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर आपके कार्यकाल में अगर कुछ काम हुए होते तो आप उनकी बात करते ना। हमारे कार्यकाल में काम हुए, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने जनता के मन में भरोसा पैदा किया है कि अगर सबसे अच्छा कोई शासन चला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि देखिए चुनाव से पहले ही हिंदुत्व का माहौल बनाने लग जाते हैं, राष्ट्रवाद का माहौल बनाने लग जाते हैं। ये कौन करता है? ये माहौल थोड़ी है, ये तो जो हमने जनता से वादे किए थे उनको पूरा करने की बात है। जो हमने करप्शन फ्री, आप ये देखिए माफिया फ्री, जो बात उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जनता से, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही सर, मैं कर्नाटक की बात, फिर घूम फिर के उत्तर प्रदेश में बताया करिए। देश में भी आपकी सरकार है, वहाँ की बात करिए ना। उठा रही है उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ। नहीं आप बात करिए मुझसे कर्नाटक पे। कर्नाटक में भी चल रहे हैं। हाँ, कौन से मुद्दे चल रहे हैं कर्नाटक में? कर्नाटक में मुद्दा चल रहा है लिंगायत का, कि आप लोग जो है लिंगायतों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस बात को कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दलितों, लिंगायतों और पिछड़ों वर्गों के साथ धोखा कर रही है। आपको क्यों ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी धोखा कर रही है? आपकी पार्टी छोड़ के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, छोड़ के जाने का वो व्यक्तिगत मामला है, उससे पार्टी से। सर, एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, कितनों का है व्यक्तिगत मामला? कितने लोग हैं? 2 लोग तो गए पार्टी छोड़ के, और कितने लोग चले आप बताइए। जी रत्नाकर जी, शायद मनोज भाई को जरा बता दीजिए नाम भी। आवाज थोड़ी क्रैक हो रही है जी। शायद मनोज भाई को जरा रिसर्च करके आना चाहिए और डिबेट में बोलने से पहले जरा कितने लोग हमारी पार्टी में आए, इनके पार्टी के छोड़कर जरा उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि इन्हीं के पार्टी के 40 विधायक, 40 कैंडिडेट जो है वो बागी कैंडिडेट जो है वहाँ खड़े हुए हैं। न जाने कितने सिटिंग एमएलसी और सिटिंग एमएलए और पूर्व एमएलए जो है छोड़ के हमारी पार्टी में आए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, उप मुख्यमंत्री भी शामिल है, तमाम नेता हैं। और अभी डीके शिव कुमार ने कहा है कि हम अभी आपके नेताओं को या जो भी हमारे पार्टी में आ रहा है उसको नहीं ले सकते, क्योंकि हमको अपनी पार्टी में हमारे लोगों को जो है तवज्जो देना है और उम्मीदवारी खड़ा करना है। तो सर, आप लोगों के पास के नेताओं का टोटा हो गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के 40 नेताओं को आपने टिकट दे दिया, आप कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भरोसे क्या कर्नाटक चुनाव जीतना है? तो शायद उनको टिकट दिया करते। अब जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं। चलिए, लगता है रत्नाकर जी से आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रोफेसर नीरज जैन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि देखिए 40 बागी विधायकों को हमने जो टिकट दे दिया, ये तो बहुत उपलब्धि का काम किया है क्या? कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए नेहा जी, इसको एक मिनट मैं बता दूं। देखिए, एक बात स्पष्ट है
कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो भी थोड़ा अपना और इस चीज को अपडेट कर लें। जब 167 सांसद कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में चले गए थे और भाजपा ने 167 लोगों को टिकट दे दिया था, तो क्या भाजपा में अकाल पड़ गया था क्या प्रत्याशियों का? ये तो खैर बेकार की बातें हैं, इन पर हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो ये आप कह रहे कि 2 लोग गए, हम मनोज जी आपकी बात से यहाँ पर सहमत होते हैं। 2 लोगों में आप जान नहीं रहे कौन गया। एक कर्नाटक का पूर्व मुख्यमंत्री गया है। मुख्यमंत्री वो होता है जो पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधि करता है, जो प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए छोटी बात नहीं है। और इस तरह से मत सोचिए आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, देश की जनता अब जान गई है। खाली झूठ बोल के जुमले बोल करके आपने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है और आप 40% आपने कमीशन लेकर के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है। देश का इससे बड़ा घोटाला क्या होगा कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है और आपका प्रधानमंत्री एक भी शब्द लोकसभा में किसी विषय पर नहीं बोलता है। आपसे कर्नाटक की बात होती है, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो आप तो डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी। साहब ऐसा है, आप तो मुझे लगता है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप तो जो है कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर लेकिन मैं ये जरूर बता दूं कि जो भी आप जिस 20,000 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं वो कौन सा 20,000 करोड़ का घोटाला है, जरा आप बताइए तो सही कि कौन सा 20,000 करोड़ का घोटाला है। ये 20,000 करोड़ का घोटाला जो है अडानी शहर वाला। अच्छा, आप किसी भी रिपोर्ट पर किसी को भी आप घोटाला मान लेंगे? आप जो कांग्रेस ने आप देखिए 2G 3G और स्पेक्ट्रम और जो घोटाले हुए थे, जवाब दीजिए मनोज पंडित जी। 100 आपने मुझको कह दिया कांग्रेस का प्रवक्ता, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं। मुझे हर चैनल पर कभी कोई भाजपा का, कभी सपा का, कभी कांग्रेस का कहता है, वो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बताइए जब 167 आपके कांग्रेसी छोड़ के भाजपा चले गए थे और आपने उनको टिकट दे दिया था, तो क्या आपकी पार्टी में अकाल पड़ गया था क्या? नहीं, हमारी पार्टी में तो हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं को वैल्यू देती है, कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ाती है। ठीक है, बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या आपके पास पहले से कैंडिडेट थे ही नहीं क्या? जो पहले से आप इस पार्टी ने, कमेटी ने जो कैंडिडेट घोषित किए होंगे उनका क्या हुआ? आपने सारे 40 के 40 को टिकट दे दिया, आपने पूर्व मुख्यमंत्री को। तो ठीक है, ये चुनाव में चलता है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रत्नाकर जी, आपसे आवाज नहीं आ पा रही थी। अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या कांग्रेस के नेताओं का टोटा हो गया कांग्रेस पार्टी में? आप कह रहे 40 जो बागी नेताएं हैं उनको हमने टिकट दिया है, क्यों? नहीं, ये आपके निराधार और गलत है। जी देखिए नेहा जी, ये आरोप बिल्कुल निराधार और गलत है। कोई भी बागी हमारे यहाँ आता है तो हम उसको टिकट नहीं देते हैं। 2-3 लोगों को छोड़ करके जो हमारी लिस्ट बनी है उसमें आप देख लीजिएगा बीजेपी के आए हुए कितने लोगों को हमने टिकट दिया। आरोप निराधार नहीं। तो ये जो लोग आ रहे हैं शट्टार, या फिर नहीं, ये जो लोग आ रहे हैं, लक्ष्मण सावदी की बात करें, शट्टार की बात करें, ये किस लिए आ रहे हैं? देखिए, बड़े लिंगायत नेता लोग हैं, बड़े लिंगायत नेता लोग हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो है उनको न्याय देने का काम नहीं किया। लिंगायत समाज को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कहीं न कहीं लिंगायत समाज के, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों, लिंगायतों, पिछड़े वर्गों को धोखा दिया है, हमने तो नहीं दिया। नेहा जी, जब सत्ता में आप बैठे थे, जब सत्ता की मलाई आप खा रहे थे, जब पावर में आप बैठे थे, तब क्यों नहीं गए आप? जब आज चुनाव है तभी क्यों जा रहे हैं आप? तभी सारी चीजें क्यों समझ में आ रही है आपको? उससे पहले समझ में क्यों नहीं आई आपको? आप मुझे बताइए रत्नाकर जी। मैं एक और चीज है, देखिए जनता की बात याद आ रही है, चुनाव की बात याद आ रही है भाई साहब को। आप कई मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं इनके सामने गिनाना चाहता हूँ, एक एक करके बताना चाहता हूँ कि क्यों कर्नाटक में आप जो है जनता आपको दरकिनार कर रही है। पहली चीज की जनता ने जिस पार्टी को जनादेश दिया था उस जनता के जनादेश का अपमान आपने किया। तो तभी आपको याद नहीं आया कि जनता ने जो है जिस पार्टी को चुना है उसको क्यों ऑपरेशन लोटस आपने चलाया। आज अभी कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही लोगों को क्यों आज याद आता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं देश में, हम वो कर रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार थी, 2.5 लाख अभी भी सरकारी पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं।
आपको जरा भी चिंता है कि जो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, उन लोगों को वो नौकरी दे करके और सरकारी पदों को भरा जाए? आपको जरा भी चिंता है कि जो महंगाई जो आपने चरम पे आसमान छू रही है महंगाई, उस महंगाई को कम करने के लिए आपने क्या किया? कुछ काम नहीं किया है आपने। सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता की मलाई खाई है और 40% कमीशन वाली सरकार बन के रह गए हैं आप। रही बात जो है ये चुनाव की, तो निश्चित रूप से आप इनके ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक है MP कुमार स्वामी, अभी उनकी बात स्टेटमेंट ले लीजिए। उन्होंने कहा है कि 50 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं जीत रही है। तो आज पूरी तरह से जनता ने इनको नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना। 10 मई को मतदान होंगे तो तय हो जाएगा कि जनता का फैसला क्या है। लेकिन जल्दबाजी की आवश्यकता क्या है? अभी होनी चाहिए चुनाव। मेरे भाई रत्नाकर जी, अब तो मेरे को लगता है कि पंडितों वाले सारे गुण तो है रत्नाकर जी पे आ गए हैं। 2024 में भी चुनाव है और उसमें भी हम आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। अब आप कहिए पंडितों वाले ज्ञान दे रहा हूँ मैं। 2024 में भी तो चुनाव है, उसमें भी हम सारी विपक्षी पार्टियां एकत्रित होकर आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। तभी तो आप बौखलाए हैं, तभी तो आप सारे लोगों पे ED CBI की जांच करा रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहाँ आपकी सरकार नहीं बन रही है वहाँ ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। यही तो आपकी नियति है, यही तो आपके नेताओं की नियति और चरित्र है आपका। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है ना कि लोगों को आपस में लड़ाना, डिवाइड एंड रूल करना। ये तो कहते हैं हम अपने चाल चरित्र और चेहरे पर ही चुनाव लड़ते हैं, से लड़ाना। ये तो कहते हैं ना ध्रुवीकरण की राजनीति करके तो सत्ता हासिल किए हैं, लेकिन कब तक करेंगे? आप जनता के मुद्दों पे अगर आप लड़ाई लड़ते तो आप कब के सत्ता से बाहर हो गए रहते। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति, ऑपरेशन लोटस चलाने की राजनीति में से आप सत्ता तो हासिल करिए, लेकिन चुनाव जब आएगा तो यही जनता आपको पूरा करारा जवाब देगी और सबक सिखाएगी। नहीं, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव होंगे उसके बाद नतीजे आएंगे, तय हो जाएगा कर्नाटक की जनता ने किसको चुना है और किसको सत्ता से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैन साहब, मैं ये समझना चाह रही थी सर, ये जो जातिगत फैक्टर है ये कितना कारगर कर्नाटक के संदर्भ में हम देखें, क्योंकि लिंगायत की अगर हम बात करते हैं, हम दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, तो ये सब कितने प्रभावित होते हैं? क्योंकि हमने खासतौर पे उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करते हैं, वहाँ पे जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन कर्नाटक के संदर्भ में इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, पहली बात तो ये साउथ में कास्ट का बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये बहुत एकेडमिक स्टेट है साउथ में और बहुत ज्यादा ये लोग एनालिसिस करते हैं और इसी विश्लेषण के चलते देखिए सत्ता से लेकर सारे लोगों ने मिल करके ये निर्णय कि 40% कमीशन की सरकार के खिलाफ लोगों ने बगावत की। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप गूगल पर रिसर्च करिए, कर्नाटक ही नहीं साउथ में हमारा 48% सरकारी कर्मचारी ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जो मोर और लेस यूपी और MP से है, जो वहाँ रह रहा है, तो वहाँ पर रहता है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसमें होगा। तो ये 17% है, वो 48% वो आ रहे हैं। प्रतिशत को मत देखिए, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जो एक एक चीज को विश्लेषित कर करके उसका परिणाम निकालेंगे। अब ऐसे में रत्नाकर जी, आपने सुना नीरज जी का साफ तौर पे कहना है कि देखिए लिंगायत समुदाय के अगर तमाम नेता आपकी पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में, देखिए वहां पर जातिगत फैक्टर इतना ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि फायदा होगा आपको? भले ही ये दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एक बड़ी बात है, वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे में और भी जो तमाम नेता आपकी पार्टी में गए हैं, क्या लगता है फायदा होगा चुनाव से एन पहले इस तरह की अगर दल बदली हुई है, इसका कांग्रेस पार्टी फायदा उठा पाएगी? देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक समाज को लेकर नहीं चलती सर, हाँ। सभी समाज को लेकर चलती। और अगर इसमें लिंगायत समाज जो है हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में हमारे साथ जुड़ रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों और उनके कामों की बदौलत है। कहीं न कहीं ये एक लिंगायत समाज के जो है येदियुरप्पा जी हैं, इनके तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े प्रतीक हैं कि उन्होंने खुद का तो विकास किया, लेकिन लिंगायत समाज का विकास नहीं किया। अगर लिंगायत समाज का विकास किया होता तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तो लिंगायत समाज के आते थे, और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दोनों लोग जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे थे। और कहीं न कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि साउथ में बहुत ज्यादा जातीय समीकरण काम नहीं करता है। इसका एक उदाहरण मैं दे देता हूँ कि केरला हुआ, चाहे आंध्र प्रदेश हुआ, चाहे तमिलनाडु हुआ, उन स्टेटों में जातीय समीकरण काम नहीं करता है, और उन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 0 है।
3 स्टेटों में लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वहाँ पे जातियों के आधार से, धर्म के आधार से लोगों को लड़ा नहीं सकते। शिक्षित लोग केरला में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि आज लोग जागरूक हो चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि कौन पार्टी जो है जनता के हित में काम कर रही है और कौन पार्टी जो है एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, ये लोग बातें तो कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम करप्शन हटा देंगे, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। सत्यपाल मलिक जो इनके पूर्व जो नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन जो है गवर्नर, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है टीवी चैनल पे इंटरव्यू के माध्यम से, और बड़े पत्रकार ने उनका जो इंटरव्यू लिया और बड़े चैनल पे उनको उसको दिखाया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये चाहते तो पुलवामा के अटैक में 40 जवान बच गए होते। उन्होंने कहा, ऑब्जेक्शन लिया था कि कन्वाय जो है, इतने बड़े कन्वाय को रोड से नहीं लेके जाना चाहिए, एयरलिफ्ट कराना चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सी साजिश वहां पे रची गई है और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने और अजीत डोभाल जी ने उनकी बातें नहीं सुना और कन्वाय को भेजा गया, बाई रोड भेजा गया। और नतीजा क्या हुआ? 40 जवान हमारे शहीद हो गए। वो किसकी लापरवाही की वजह से शहीद हुए? भारतीय जनता पार्टी की बाद लोगों ने जो है, प्रधानमंत्री जी ने और अजीत डोभाल जी ने उनकी बातें नहीं सुना, इसके लिए शहीद हो गए। कल ही सेना के जवान जो है 5 जवान शहीद हो जाते हैं। अभी आपने देखा, ये किसकी नीतियों की नाकामी है? ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की नाकामी है। 20-20 जवान हमारे सेना के शहीद होते हैं चाइना के ट्रूप्स के साथ लड़ते हुए। ये किसकी नीतियों की और रणनीतियों की, कूटनीतियों की नाकामी है? ये भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतियों की नाकामी है। आप हर जगह फेल हो चुके हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सीमा सुरक्षा हो, ये सारे मुद्दों पे आप चलिए, बाकी तो नाकामी आपने गिना दी, लेकिन ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा से कितनी कामयाबी मिली? आपकी आवाज क्रैक हो गया। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितनी कामयाबी मिली? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो देश में आप देख रही है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक नफरती माहौल बना दिया है, जहाँ देखिए वहाँ पे अभी आपने देखा ना, रामनवमी का जो यात्राएं चल रही थी, उसमें किस तरह से कुछ उपद्रवी जो है मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं, आगजनी करते हैं, मस्जिदों के ऊपर जा करके भगवा फहराते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से नफरती माहौल, एक अपराधी को मारा जा रहा है तो दूसरा अपराधी जय श्री राम बोलता है। जब यही गांधी जी मरे थे तो उस समय उन्होंने अंतिम शब्द निकाले थे, हे राम। मतलब कि ये क्या हो रहा है इस संसार में कि एक जो है नहीं, तो ये जय श्री राम अगर उन्होंने बोला तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि आप जय श्री राम बोलो? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला है। भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग के दोषियों को जब माला फूल पहनाने का काम करेगी, जब जयंत सिन्हा के नेता जो है मॉब लिंचिंग को माला फूल पहनाने का काम करेंगे, जब प्रधानमंत्री जी मॉब लिंचिंग के दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई वक्तव्य नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों का मन जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इस तरह के कार्य को जो है अंजाम देंगे ही देंगे। आज अपराधी जय श्री राम बोल रहे हैं, किस तरह की जनरेशन बना रहे हैं, किस तरह के समाज तो उसको आप रोक लगा सकते हैं क्या? नहीं, रोक लगा सकते हैं क्या? रत्नाकर जी, कैसी बात आप कर रहे हैं? आप रोक लगा देंगे क्या? आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, ऐसे कह देंगे क्या आप? नहीं, जय श्री राम, देखिए नेहा जी, जय श्री राम जो है एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से उसको क्यों जोड़ा जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या जय श्री राम? कोई और नहीं बोल सकता? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं बोल सकता, और बोलना भी चाहिए। हम लोग गांव में जब मिलते थे सुबह में तो राम राम जी बोलते हैं। क्यों? भगवान इष्ट देव को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सबको सुबुद्धि दे और सबको शांति दे, सबके जीवन में खुशहाली लाए। तो राम नाम जो है एक आदर्श जीवन जीने की एक शैली है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम में सिखाया है कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, लेकिन उसी राम को आप बदनाम को जो उन्मादी जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और आज हिंसा के रूप में उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाज को एक दूसरे दिशा में धकेलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। मनोज जी, ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि किस तरह से नफरती माहौल आप लोगों ने बनाया है देश में। कर्नाटक में भी बनाया, साउथ में भी बनाया, पूरे देश में आप लोगों ने नफरती माहौल बनाया। उस नफरती माहौल के बीच भारत जोड़ो यात्रा को निकाला गया और वहां प्यार बांटने की कोशिश की गई। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हम तो माहौल को अच्छा रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे के आधार पर ही चुनाव लड़ती है, कह रहे कुछ भी अच्छा नहीं है उसके अंदर, क्या चुनाव लड़ती है?
ना चाल अच्छी, नेहा- ना चरित्र अच्छा, ना चेहरा। नेहा जी, इतना प्यार बांट दिया कांग्रेस ने कि पूरे देश में प्यार की गंगा बह रही है। आप ये देखिए कि कर्नाटक से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर तक जो प्यार राहुल गांधी जी ने बांटा है, उस प्यार की गंगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बह रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि जनता भी उस प्यार की गंगा में बह जाए। आप स्थिति ये है कि व्यक्ति विकास चाहता है, तो जनता चाहती है विकास कैसे हो, हम तरक्की कैसे करें, रोजगार कैसे मिले, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए। तो ये कह रहे हैं ना, उस पे तो आप लोग बात ही नहीं करते हैं। शिक्षा नीति कैसे मिले, ये कह रहे हैं उस पे तो आप लोग बात ही नहीं करते हैं। कह रहे हैं मूलभूत समस्याओं पर, उन सुविधाओं पर तो आप लोग बात नहीं करते, उन मुद्दों पर तो आप लोग बात ही नहीं करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या ये मूलभूत सुविधाओं में नहीं आता? इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ जो है, नहीं तो अभी कह रहे थे रत्नाकर जी कि जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको क्यों नहीं भरा जाता, क्यों नहीं भरा गया? आप ये देखिए कि नहीं, क्यों नहीं भरा जाएगा? बिल्कुल, अब चुनाव के टाइम में तो नहीं भरा जाएगा, चुनाव के बाद जो दूसरी सरकार बनाएंगे उसमें भरेंगे, सब कुछ भरेंगे। पर मेरा मानना ये है कि जो प्यार की गंगा आपने बहाई है, पूरा देश जानता है। सर क्या भरेंगे क्या नहीं भरेंगे ये भी तस्वीरें साफ कर दीजिए, क्योंकि कर्नाटक के जो मामले सामने आते हैं उसमें तो घर भरे हुए दिखाई देते हैं। नहीं, आपको आप देखिए नेहा जी कि अब जनता विकास चाहती है। अब जनता चाहती, इन्होंने उस भारत जोड़ो यात्रा से क्या किया? उस भारत जोड़ो यात्रा से इन्होंने सिर्फ राहुल गांधी जी की जो छवि थी उसको सुधारने का काम किया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। उस भारत जोड़ो यात्रा में, उस भारत जोड़ो यात्रा में देश को तोड़ने के नारे लगाए गए। उस भारत जोड़ो यात्रा में वो काम, आप क्या उस मतलब भारत को आप तोड़ना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप, ये बताइए ना मुझे। अगर इतना ही अच्छा काम आप कर रहे थे तो कांग्रेस की आवाज, भारतीय जनता पार्टी तो आती नहीं कभी सत्ता में। आपने काम किया होता तो भाई। तो मेरा मानना ये है कि अब जनता जानती है, सब समझती है, और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए आज की डेट में वो अपना भला। ठीक है रत्नाकर जी, 10 सेकंड में जल्दी से बात पूरी करिए, फिर मैं नीरज जी का रुख करती हूँ जल्दी से। देखिए, ये जनता की बात कर रहे हैं और जनता चाहती क्या है वो बता रहे हैं। बिल्कुल जनता ने चाहा है, जो वो जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना। अगर जनता आपको चाहती तो आपको चुनती, कर्नाटक में आपको चुनती, मध्य प्रदेश में आपको चुनती, महाराष्ट्र में आपको चुनती, लेकिन आपको जनता ने चुना नहीं। इसलिए आपने जो है पैसों का लालच किया। 50 खोखे बिल्कुल ओके जैसे नारे महाराष्ट्र में आज भी बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि आपने 50 खोखे एक विधायक को तोड़ने के लिए दिया और आपने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया। आपने तमाम ईडी, सीबीआई, आईटी जितने रेड डलवाए उन विधायकों के ऊपर जो टूट के चले गए। तो आपने पार्टियों को तोड़ने का काम किया और सत्ता हासिल करने का काम किया। अगर आप जनता का इतना ही ख्याल रखते हैं तो जनता आज जो बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है, उसके बारे में कुछ करते। हम कर रहे हैं। हमने राजस्थान में किया, 500 रुपए का सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। आपने देश में सोचा कि कभी जो महिलाएं परेशान हो रही है, घर का बजट नहीं चल पा रहा है, रसोई का बजट नहीं चल पा रहा है, उनको 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया जाए तो कितनी बड़ी राहत हो जाएगी। आप उज्ज्वला योजना तो लेकर आते हैं, लेकिन जो सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा आदमी वो सोचना पड़ता है। 1200 का सिलेंडर मिल रहा है आज। तो आप योजनाएं तो बड़ी बड़ी लेके आते हैं, धरातल पर कोई क्रियान्वित होती नहीं है, और फिर जनता को दिखाते हैं कि हम बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आए हैं, हम विकास कर रहे हैं। लेकिन इतना असली विकास क्या हुआ है वो सब जनता देख रही है और जान रही है। तो अगर मजबूत करना है तो उसको उसमें कैपेबिलिटी पैदा कीजिए, उसमें ऐसा काबिलियत पैदा कीजिए जिससे कि रोजगार बना सके। आप सस्ता सिलेंडर 2.5 लाख सरकारी पद कर्नाटक में खाली है, क्यों नहीं भर रहे आप? जवाब दीजिए इसका जवाब दीजिए। 2.5 लाख सरकारी पद खाली है, आज भी खाली है। आप बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको भर रहे हैं? आप तत्काल जो है क्यों नहीं उसको करने का काम किया आपने? आप लोग तो सिर्फ सत्ता का मलाई चाहते हैं। आप लोग 40% कमीशन हर जगह देखते हैं, हर ठेके में 40% कमीशन। राज्य सरकारी ठेका जो संघ है, राज्य का ठेकेदार संघ जो है, वो बार बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखता है कि 10 तारीख को चुनाव है, 10 मई को चुनाव है सर, और जनता तय कर देगी कि उसका फैसला क्या है।
क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है या फिर अब सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है, किसके हाथ में सत्ता की कमान सौंपनी है, ये जनता तय कर देगी। और जनता जब अपना फैसला सुनाती है तो उसके आगे सर किसी की नहीं चलती, इस बात को मान लीजिए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ काम करने पर भरोसा रखिए और उसी के बिहाफ पे आगे बढ़ते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।